उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डीआईजी की मदद से एक वृद्धा अपने परिवार से मिल सकी। यूं तो 60 वर्षीय नागलक्ष्मी कई वर्षों से डीआईजी आवास के इर्द गिर्द घूमकर जीवन यापन कर रही थी। विक्षिप्त होने तथा तमिल बोली भी उसे लोगों से दूर कर दी, लेकिन 11 माह पूर्व डीआईजी की वृद्धा पर नजर पड़ी तो उनकी मदद की ठानी। उनके रहने की जिम्मेदारी महिला पुलिस को सौंप दी। उसके बाद एनजीओ की मदद ली, लेकिन बार बार वृद्धा के भाग जाने से मुश्किलें बढ़ती गई। इस बीच एक तमिल भाषी चिकित्सक की मदद लेने की भी बात आई, लेकिन वह भी बात नहीं बन पाई। मसलन वृद्धा के खाने पीने कपड़े का ख्याल खुद से डीआईजी रखने लगे। इससे वृद्धा धीरे धीरे ठीक होने लगी। सोशल मीडिया की मदद ली गई, लेकिन निराशा मिली। डीआईजी ने उसे कलम कापी दिए तो वृद्धा ने 2 मोबाइल फोन नंबर लिख डाले। इतना क्लू हथियार बन गया। मोबाइल फोन नंबर संतोष कुमार निवासी कोयम्बटूर तमिलनाडु का निकला। व्हाट्सएप के जरिए बात कराई गई तो संतोष कुमार ने वृद्धा को अपनी सास बताया। इसके बाद वीडियो कॉलिंग करके पहचान कराई गई। फिर डीआईजी ने संतोष के आजमगढ़ आने की व्यवस्था की। संतोष 31 दिसंबर को पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी सास की पहचान की। संतोष ने बताया कि उनके ससुर का देहांत वर्ष 2016 में हुआ तो वो विक्षिप्त हो गई। नागलक्ष्मी वर्ष 2017 की गर्मियों में लापता हो गई। स्वजनों के ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन थक हार कर बैठ गए थे कि एक फोन कॉल ने पूरे परिवार की खुशियां लौटा दी। क्या था पूरा मामला, कैसे उसके परिवार तक पहुंच पाए आप लोग? आज के लगभग 11 माह पूर्व जब मैंने डीआईजी आजमगढ़ के रूप में यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो मेरे आवास के बाहर ज्वाइन करने के लगभग 1 हफ्ते बाद मेरी नज़र एक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब महिला पर पड़ी, जिनके साथ बहुत सारे सामान जो कबाड़ के सामान होते हैं वो पड़े हुए थे, और जिनसे ज़्यादातर बच्चे उनसे एक प्रकार से उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन पर दौड़ा रहे थे, और महिला कुछ बोल रही थी, लेकिन चूँकि वो हिंदी या अंग्रेजी में कम्युनिकेट अपनी बातें नहीं कर पा रही थी, कुछ विचित्र भाषा बोल रही थी। तो मेरे द्वारा ऑफिस के स्टाफ से पूछा गया कि ये कौन है। तो जो लोग कुछ जानते थे उन्होंने बताया कि महिला काफ़ी दिनों से ही आजमगढ़ में ही घूमती टहलती रहती हैं, अक्सर डीआईजी और कमिश्नर आवास के बाहर आती जाती रहती हैं, और ये भाषा कोई साउथ की बोलती है जिसे लोग समझ नहीं पाते। मेरे द्वारा प्रयास किया गया, उस समय बात की गई उनसे। मैं भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजी में भी कंफर्टेबल नहीं थी। बात से मुझे थोड़ा सा टोन से लगा कि तमिल भाषा है, तो तमिलनाडु के कुछ फिल्मी एक्टर्स या पॉलिटिशियंस जो थे उनका नाम लेने पर ये काफ़ी सहज महसूस की और उनके नाम पर एक संवाद शुरू की। तो उसके बाद मैंने उनको भोजन वगैरह दिलाया। एक सिलसिला चला, ये अक्सर वहाँ जाती रहती थी, और संवाद का तरीका भी केवल इतना ही था। उस समय मैंने कोतवाल को यहाँ फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर अगर कोई नारी सेवा संस्थान हो या कोई भी इस प्रकार के अनाथ आश्रम हो जहाँ पर इनको प्रॉपर वे में रखा जा सके, जहाँ इनको भोजन पानी मिल सके। कोरोना पीरियड में भी ये अक्सर वहाँ दिखती थी, तो मेरे द्वारा उस समय बोला गया, कोतवाल ने व्यवस्था कराई अपने लेवल से, लेकिन ये प्रायः या हॉस्पिटल या जहाँ भी किसी ऐसे सेंटर्स में लाई जाती थी, फिर वहाँ से दूसरे तीसरे दिन निकल देती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी कड़ी में पिछले लगभग 2 माह पहले फिर से इनको उसी अर्धविक्षिप्त स्थिति में पाने पर मैंने कोतवाल से बात करके कहा कि इनकी कोई परमानेंट व्यवस्था कराएं। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी, इंस्पेक्टर कोतवाली ने प्रयास किया। वाराणसी, गोरखपुर, हर जगह ये आश्रम जो जहाँ पर महिलाओं से संबंधित रुकने की व्यवस्था थी, प्रयास किया, सफल नहीं हुई, और अंत में पुलिस थाने में ही इन्होंने एक कमरे में इनके लिए व्यवस्था कराई। लगातार पुलिस वालों की एक तमिल अम्मा के रूप में ये लगातार यहाँ पर रही। सारे पुलिस वालों से भी इनको आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों से सहज हैं, अच्छे से बात कर लेती हैं। उसी कड़ी में ससाई यहाँ पे जितेंद्र हैं, जितेंद्र से भी काफ़ी सहज हैं, जिनके बारे में ये अपनी भाषा में समझा रही थी कि इनसे फ़ोन पर भी बात करा देते थे, इन लोग अगर इग्नोर भी करते थे तो एक पुलिस परिवार के रूप में ये